बुक कीपिंग समझ गए। अब चालू करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अपने करिकुलम का बेस धीरे 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 तैयार कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग इज द बेसिक्स। जो सबसे बेस रहेगा वो रिकॉर्डिंग रहेगा, मतलब बुक कीपिंग रहेगा। अब वन स्टेप अहेड चलेंगे, अकाउंटेंसी समझेंगे। अकाउंटेंसी अब भी समझने का ट्राई किया, मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं आपको अकाउंटेंसी का। अगर समझ में आए तो आप सीए भी बन जाओगे। अब भी वैसे कल तो बनोगे ही अगर करना चाहो तो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये समझ में आया तो आप भी सीए बन जाओगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है? तो अकाउंटेंसी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या क्या समझ में आया? कुछ नहीं, बराबर है। तो ये समझो आर्ट एंड साइंस, ये समझ गए तो ये साइड में रखेंगे। अब इशू क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग। कलेक्टिंग व्हाट? द बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन जो मैंने कुछ बेचा है, मैंने कुछ खरीदा है, मैंने किसी को सैलरी दी है, मैंने कुछ मशीनरी खरीदी है, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन क्या है सीखेंगे धीरे धीरे। डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, मेरे कुछ इनकम्स हुए, मैंने एफडी रखी थी, एफडी का इंटरेस्ट मिला है। बहुत सारे अनलिमिटेड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं से मतलब कहां से? जो रिकॉर्ड्स अब हमने मेंटेन किए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग, वन एंड द सेम थिंग। जो मेंटेन किए वहां से कलेक्ट करेंगे, उसको समराइज करेंगे। समराइज मतलब देखो, आप भी समझने का ट्राई करो, डिटेल्स में समझेंगे ये 11th का करिकुलम खत्म होने तक। 11th का करिकुलम खत्म होने तक ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली क्या है वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक बेसिक्स समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से, समराइज करेंगे। कैसे समराइज करेंगे? अब एग्जांपल समझते हैं। अब समझो ये मेरा बिजनेस है, क्या नाम है अपना, क्लासेस का लेते हैं, बीसीए का। ठीक है, अब बीसीए क्या करता है? तुम 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है। ठीक है, अब 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिए। अब यहां से क्या होगा? मुझे, ठीक है, मैंने चिंटू को एडमिशन दे दिया, मिंटू को एडमिशन दे दिया, बंटी को एडमिशन दे दिया, चिंकी को एडमिशन दे दिया, पिंकी को एडमिशन दे दिया, बबलू को एडमिशन दे दिया। कितने हुए? बहुत सारे। अब मुझे मेरा टोटल रेवेन्यू पता करना है। तो टोटल रेवेन्यू पता करने के लिए मैं ये सब जो है इसको समराइज करूंगा। समराइज मतलब जो इतनी बड़ी लिस्ट है उसको सिर्फ टोटल लेके साइड में निकाल लूंगा, इसको बोलते हैं समराइजिंग। बराबर है। तो समराइजिंग इन शॉर्ट समरी हमें 10th तो आपकी हुई नहीं है, ठीक है। 9th में तो सुना होगा कि समरी क्या होती है। समराइज मतलब एक पूरा का पूरा जो चैप्टर होता है या जो फिर इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एक ब्रीफ एरिया में, ब्रीफ स्टेटमेंट में समराइज कर देते हैं। बराबर है। तो वही चीज है, समरी एंड समराइज एक ही चीज हुआ। तो मैं ये पूरा का पूरा रेवेन्यू जो मिला है, शायद मतलब स्टूडेंट्स देखो, चिंकी से मुझे 5000 मिला होगा, पिंकी से 3000 मिला होगा, समझ लो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बबलू से 15,000 मिला होगा। बबलू ज्यादा ही कुछ मेरे घर का दिखता है। ठीक है, तो अब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू हुआ 23,000 का। अब ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी मेरी उसमें दिखेगा 23,000 का। यहाँ पे क्यों दिख रहा है देखेंगे धीरे धीरे। 23,000 का रेवेन्यू दिखेगा। तो ये क्या हुआ, मैंने जो पूरा का पूरा डेटा था उसको समराइज करके एकदम ब्रीफ इसमें बना दिया, ताकि वो मुझे आगे जाके हेल्पफुल हो। मतलब अंबानी साहब ये तो नहीं देखते बैठेंगे कि उसके तुम्हारे बगल में जो जियो का काउंटर है उसमें कितना सेल हुआ है। ऑफ कोर्स नॉट। मतलब आज के दिन कितना हुआ, मतलब 1 अप्रैल को कितना हुआ, 2 अप्रैल को कितना हुआ, 10 अप्रैल को कितना हुआ, नहीं देखेंगे। वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट देखेंगे जिसको कहते हैं हम समराइजिंग। ठीक है, कलेक्ट कर लिया, समराइज कर लिया। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट क्या है, तो एनालाइजिंग। अब कलेक्शन समराइजिंग हो गया, एनालाइज करेंगे हम वो सब रिकॉर्ड्स। मतलब एनालाइज का ये होता है कि चिंटू से आए हुए पैसे मेरे रेवेन्यू में जाते हैं या चिंटू ने मुझे कुछ उधारी दी है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। दिस इज एन आर्ट वैसे देखा जाए तो। चिंटू ने मुझे पैसे दिए कुछ, बबलू ने, चलो बबलू के 15,000 पकड़ लेते हैं, बबलू ने मुझे 15,000 रुपए दिए थे। वो किस चीज के लिए दिए, वो मुझे क्लास की फीस थी या फिर उसने मुझे कुछ लोन दिया था कि सर आपकी सिचुएशन मुझसे देखी नहीं जा रही, आप एक काम करो, ये 15,000 पकड़ लो और आपको जब चाहे तब लौटा देना, नहीं तो एक काम कीजिए आप मुझे 10% इंटरेस्ट दे दीजिए। अब ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से एनालाइज होगा उस हिसाब से वो अपने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट होगा। कैसे होगा देखेंगे, बट बेसिक समझ लो। एनालाइज मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस चीज का हुआ है, ये पता चलना इज नोन एज एनालाइजिंग। सो हमने क्या देखा, कलेक्शन देखा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको ब्रीफ किया मतलब समराइज किया, उसको एनालाइज किया कि ये कौन से एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अलग अलग बात है। रिकॉर्डिंग मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं हम हमारे अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी को। मतलब मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा और हायर अथॉरिटी मतलब अंबानी साहब को थमा देगा, सर ये आपका इस साल का रेवेन्यू हुआ है, देख लो आप, सही लगे तो रख लेना, नहीं तो वट एवर एक्शन वो छोड़ दो। तो रिपोर्टिंग इज यूजुअली डन बाय लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो हम पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट सिर्फ शेयर होल्डर्स या ओनर्स को नहीं करना होता, बहुत सारे रिपोर्टिंग रहते हैं। टैक्स अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है, सेबी, अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो सेबी को दिखाना पड़ता है, बहुत सारे चीजें रहती है, गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो तो एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, इन सब बातों में नहीं पढ़ते अपन, तुम एक समझ लो रिपोर्टिंग करना जरूरी है क्या, मॉनिटरी, इन मॉनिटरी टर्म्स ऑफ कोर्स। नाउ वट एवर वी आर डूइंग विल बी इन मॉनिटरी टर्म्स, द बिजनेस ट्रांजेक्शंस मीन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, accountancy is the art and science of collecting, summarizing, analyzing, reporting in monetary terms the information about business transactions। खत्म। अगर बेसिक्स भी समझ गए बहुत है, डिटेल्स में एग्जैक्ट इसका एक एक मीनिंग क्या है एग्जांपल्स के साथ हमें पता चलेगा। ये करिकुलम आधे तक पहुंचने तक में सब चीजें क्लियर होती जाएगी। सब्जेक्ट तो बहुत वास्ट है, अकाउंटेंसी इज अ यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड है अकाउंटेंसी। उसमें का एक पार्ट है रिकॉर्डिंग मतलब बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है, तो बुक कीपिंग है, वो बुक कीपिंग से निकलेगा कुछ समराइज करके लेजर जर्नल्स बनेंगे, लेजर्स बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगी, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, वो एनालाइज होगा, फिर रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग के बाद चेंजेस होते हैं, बहुत सारा चीजें है वो। सो अकाउंटेंसी इतना तो समझ गया। अब एक छोटी सी, मुझे पसंद नहीं था लेकिन है बुक में, इसलिए कवर कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अब देखना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये दोनों में फर्क समझना। अब तुम्हारी 10 तो हुई नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूं। क्वालिटी मतलब उसका एक सब्जेक्टिव टर्म होता है, मतलब मुझे कैसी लगी वो मुझ पे ये रहेगा, मुझ पे डिपेंड रहेगा कि मुझे कैसी लगती है। क्वालिटी सब्जेक्टिव होता है एंड क्वांटिटी नंबर में गिना जाता है। ठीक है, जहां पे हम देख रहे हैं जो नंबर में गिना जाएगा वो क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी ये नंबर में गिना जाता है। मतलब जो गिन सकते हैं उसे क्वांटिटी कहेंगे, और जो नहीं गिन सकते लेकिन उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस देने हैं तो उसे क्वालिटी कहेंगे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या खूबियां है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब
विश्वास रखने आना चाहिए उस पर। तो झूठ तो नहीं रखा, झूठ तो नहीं लिखा, वो रिलायबल है, रिलेवेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, कंपेरेबिलिटी है, ये सब काम एक तो पहले तो अकाउंटेंट करेगा, उसके बाद मैनेजमेंट करेगा, और ये इन दोनों ने काम ठीक से किया है या नहीं ये चेक करेगा आपका ऑडिटर, माने चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइन। तो अब समझो, रिलायबिलिटी मतलब मैं अपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये कौन किसके लिए, रिलेवेंस किसके लिए भी हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, तुम्हारे बिजनेस ओनर्स के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा था अंबानी के लिए हो सकता है, खुद के लिए हो सकता है कि मैंने जो किया है वो सब ठीक किया है नहीं। तो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए मेरा इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। पहले रिलेवेंस पकड़ लेते हैं, मैंने कुछ भी लिख दिया, रिलेवेंस मतलब मेरे बिजनेस के लिए रिलेवेंट है या नहीं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मैं कल मूवी गया था और मूवी के 2 टिकट्स के कुछ 400 रुपए हुए, वो 400 रुपए भी मैंने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दिए, तो वो रिलेवेंट है क्या, नहीं है। तो इट शुड बी रिलेवेंट, इट शुड बी यूजफुल, इट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस, राइट। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, इट मस्ट बी रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब उसका यूज होने वाला है या नहीं बिजनेस में। अंडरस्टैंडेबिलिटी समझ लेते हैं। मैंने कुछ भी बना दिया, समझ लो मैंने एक्सपेंस का, जो मेरे 10,000 के एक्सपेंस हुए थे उसका कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं मैंने, बस हो गए एक्सपेंस सर। अंडरस्टैंड होगा, नहीं होगा। मैंने एक्सपेंस जो थे वो इनकम में डाल दिए, अंडरस्टैंड होगा, नहीं होगा। सो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। एज आई सेड यू कि इस साल मेरा 10 करोड़ का बिजनेस हुआ है, नेक्स्ट ईयर मेरा 12 करोड़ का बिजनेस हुआ है, तो इस साल से नेक्स्ट ईयर क्या बेहतर था ये समझना चाहिए। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट चेंजेस कैन बी मेड, ये सब समझना चाहिए। इसलिए ईच एंड एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट must be comparable with my previous ones, comparable with my industry standards। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, समझ लो मेरा एक सुपरमार्केट है, हमारा एक सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट यूजुअली इंडस्ट्री का एक कहना होता है कि भाई तुम्हें एक 35% का प्रॉफिट निकलता है ओवरऑल। मैंने एक एग्जांपल है, 35% का प्रॉफिट निकलता है एंड तुम इतना सेल करोगे तो इतना प्रॉफिट निकलेगा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। तो उससे मेरा खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी तो नहीं कर रहा, अगर वेरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है ये समझ में आने के बाद जो होगा वो डिसीजन मेकिंग होगा, जो हमने पहले पढ़ा। उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, दैट इज अ डिसीजन। वो गैप है वो कितना कम कर सके, दैट इज अ डिसीजन। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, कहीं ना कहीं से हम घूम घूम के एक ही जगह पे आ जाएंगे कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो समझ लेना, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी, इट शुड बी रेलेवेंट, फायदे का होना चाहिए मेरे, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसे नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाना चाहिए कि आगे वाले को समझ में आ जाए कि ये क्या चल रहा है। एंड फोर्थ, कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल विथ माय प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपेरेबल विथ माय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कंपेरेबल विथ माय कॉम्पिटिटर, सबके सब। ये कंपेयर कैसे होगा, समझ लो, एक बात समझो, ये कंपेयर तब होगा जब मेरा अकाउंटिंग का जो, जैसे मैं अकाउंटिंग करूंगा वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस से होगा, जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, उस हिसाब से उसने भी बनाया होगा, या फिर उस हिसाब से मेरे प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बने होंगे, तो ही ये कंपेरेबल हो सकता है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, यू कैन से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। मेरे हिसाब से सीए, अभी तो सीए में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे ही नहीं, अब इंडिया आ चुके हैं, लेकिन हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल्स तीनों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखे थे, तो इतने बड़े हैं, तो इतने में ही पूरा अकाउंटिंग बस जाता है। फाइन, तो ये समझ में आया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव जो मॉनेटरी टर्म्स में पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्वांटिटेटिव है,
ये समझ लो। फाइन। तो नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग की मेथड्स। अब